गुड आफ्टरनून। चैप्टर फिर आज नया चालू कर रहे हैं हम लोग, तंत्रिका, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समन्वय। ठीक है भाई, अब देखो तंत्रिका तंत्र व समन्वय चालू करने से पहले दो तीन चीजें। भाई हमें यह पता है तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो तो न्यूरॉन्स है। अब न्यूरॉन्स में विभाजन की क्षमता तो नहीं देखी जाती, कोई भी न्यूरॉन जो है वो विभाजन नहीं करता, डिवाइड नहीं करता। तो अगर न्यूरॉन में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती तो फिर ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? इसका मतलब हमारे जो तंत्रिका ऊतक हैं, जो न्यूरल टिश्यूज हैं, उसमें न्यूरॉन्स के अलावा भी कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अतिरिक्त जो कोशिकाएं हैं उसे हम कहते हैं न्यूरोग्लिया। तो इसका मतलब अगर हम तंत्रिका ऊतक की बात करें तो तंत्रिका ऊतक में हमारे पास दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी। दो प्रकार की कोशिकाएं, एक तो जिसे हम कहेंगे न्यूरॉन्स और दूसरा जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूरोग्लिया। तो तंत्रिका ऊतक में हमारे पास कितने तरह की कोशिकाएं हैं? दो तरह की हैं, एक न्यूरॉन्स है, दूसरी क्या है, न्यूरोग्लिया। अब सुनना यहां पर ध्यान से, न्यूरॉन्स की संख्या लगभग 100 बिलियन होती है। ठीक है, हमारे तंत्रिका तंत्र में लगभग कितने न्यूरॉन्स हैं? 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और उससे भी 10 से 50 गुना अधिक, उससे भी 10 से 50 गुना अधिक हमारे पास क्या होंगे? न्यूरोग्लिया। अब एक मिनट, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां कौन सी हैं? न्यूरॉन्स हैं। इसका मतलब अगर ये क्रियात्मक इकाइयां हैं तो ये तंत्रिका आवेग के प्रसारण में काम करेंगी। जो तंत्रिका आवेग है, तंत्रिका आवेग का प्रसारण जो है वो कौन सी कोशिकाएं करेंगी? न्यूरॉन्स। तो इनको हम कंडक्टिंग सेल्स भी कह सकते हैं। कंडक्टिंग सेल्स क्यों? क्योंकि ये तंत्रिका आवेग के प्रसारण में काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। जबकि न्यूरोग्लिया जो हैं, ये क्रियात्मक इकाइयां नहीं हैं, ये संचारण, तंत्रिका आवेग के प्रसारण में काम नहीं करेंगे, ये केवल सपोर्टिंग कोशिकाएं हैं। मतलब न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने में, पोषण देने में अलग अलग काम जो है उनके होंगे। सपोर्टिंग कोशिकाएं कौन सी है? न्यूरोग्लिया। ये किस में काम नहीं करेंगी? आवेग के प्रसारण में नहीं काम करेंगी। लेकिन इसमें कौन सी क्षमता पाई जाती है? विभाजन की क्षमता पाई जाएगी। तो क्या क्या लक्षण, जैसे न्यूरॉन्स की हम बात करें तो न्यूरॉन्स हमारे पास संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां हैं। इन्हें हम कंडक्टिंग सेल्स भी कह सकते हैं। कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि ये तंत्रिका आवेग का प्रसारण करेंगे। और इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं, कंडक्टिंग सेल्स यानी तंत्रिका आवेग का प्रसारण करेंगे, विभाजन की क्षमता इनमें नहीं है। न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग कोशिकाएं हैं। इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग, यानी तंत्रिका आवेग का प्रसारण नहीं करते। लेकिन कौन सी क्षमता पाई जाएगी इनमें? विभाजन की क्षमता उपस्थित।
ठीक है भाई, तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं हमको मिलेंगी, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। अब न्यूरॉन्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे ये सपोर्टिंग सेल्स कौन कौन से हैं, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के न्यूरोग्लिया होंगे और उनका काम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, न्यूरोग्लिया, उसके बाद हम किसका काम देखेंगे, या न्यूरॉन्स का। तो सबसे पहले अब किसकी बात करेंगे, न्यूरोग्लिया के प्रकार। लिख लिया। अब सबसे पहले हमारे पास यहां पर न्यूरोग्लिया के, ठीक है, 5 प्रमुख प्रकार के न्यूरोग्लिया हम देखेंगे। एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान कोशिकाएं, और आखिरी एपिंडाइमल कोशिकाएं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से हमारे पास कितने प्रकार के न्यूरोग्लिया हैं, ये हमारे पास 5 प्रकार के न्यूरोग्लिया हैं। अब ध्यान से सुनना एक एक करके, पहले सुन लो फिर आप लिख लेना। सेल ये 1 2 3 4 5 एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान कोशिकाएं, एपिंडाइमल कोशिकाएं, ये सारी सपोर्टिंग कोशिकाएं हैं। इसका मतलब ये सारी कोशिकाएं तंत्रिका आवेग का प्रसारण नहीं करेंगी, ये कुछ ना कुछ दूसरा काम करेंगी। अब क्या करेंगी सुनना। सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स, इनका आकार तारे जैसा होता है, तो तारे के समान इनका आकार है, इसलिए इनको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। एस्ट्रो का मतलब ही तारा, तो ये दिखता इनकी बनावट कैसी है, तारे जैसी है, इसलिए एस्ट्रोसाइट्स। अब ये क्या करते हैं, देखो रुधिर जब मस्तिष्क में आता है तो किस धमनी के द्वारा रुधिर मस्तिष्क में पहुंचता है, ये कैरोटिड धमनी। ये कैरोटिड धमनी रुधिर को मस्तिष्क में पहुंचाती है। अब हो सकता है कि रुधिर जब मस्तिष्क में पहुंच रहा हो तो कोई जीवाणु, विषाणु, कोई विषाक्त पदार्थ हो, तो उस विषाक्त पदार्थ को या जीवाणु या विषाणु को रोकना पड़ेगा कि नहीं भाई तू अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, रुधिर जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, पोषण जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वायरस नहीं जाएगा, जीवाणु नहीं जाएगा, तो उसको रोकने का काम कौन करते हैं, अवरोधक के रूप में कौन काम करता है, एस्ट्रोसाइट्स। ये ऐसा चौकीदार है, ऐसा डंडा डाल के बैठे हुए हैं, क्या आ रहा है, रुधिर है, कहा है, ऑक्सीजन जाओ, ग्लूकोज जाओ, अमीनो अम्ल जाओ, जीवाणु रुक जाओ। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण कौन करता है, एस्ट्रोसाइट्स। लेकिन ये थोड़ी इनमें गड़बड़ भी हो जाती है। गड़बड़ का मतलब है ज्यादा इनको पोषण दे दोगे ना, ज्यादा भूखे अगर ये होंगे, ज्यादा पोषण मिलेगा तो ये बिगड़ के कैंसर कोशिकाएं बना, ब्रेन ट्यूमर होता है, तो ब्रेन ट्यूमर इन एस्ट्रोसाइट्स में ही अनियंत्रित विभाजन से, ये कोशिकाएं अगर अनियंत्रित रूप से विभाजन करने लग जाएं तो फिर आपके पास क्या देखा जाएगा, ब्रेन ट्यूमर। तो एस्ट्रोसाइट्स का प्रमुख काम क्या हो गया भाई, यह रुधिर मस्तिष्क अवरोधक का निर्माण करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे हम कहते हैं, अवरोधक, या जिसे हमने कह दिया ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण किसने कर दिया, एस्ट्रोसाइट्स। दूसरा होता है माइक्रोग्लायोसाइट्स, ये भक्षण कोशिकाएं। भाई तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स है वो नष्ट होने लग गए, कोशिका द्रव्य नष्ट होने लग गया,
कोई कोशिकांग है वो पुराना होकर नष्ट हो गया, कोई अपशिष्ट पदार्थ है वो आ गया, तो उन सब का क्या करना पड़ेगा? भक्षण। मतलब झाड़ू से तो बाहर निकालोगे नहीं, कोशिकाएं उनको क्या करेंगी? खा जाएंगी, और खा जाने को क्या कहते हैं? भक्षाणु कोशिकाएं। तो भक्षाणु कोशिकाएं कौन सी होती हैं? माइक्रोग्लायोसाइट्स। इनको हम फैगोसाइटिक सेल्स या भक्षाणु कोशिकाएं कहते हैं। यानी ये किसका उदाहरण हुई? मैक्रोफेजेस। याद आया? मोनोसाइट्स रुधिर में थे, जब वो उत्तकों के अंदर चले जाते हैं, भक्षण का काम मैक्रोफेजेस। तो मस्तिष्क के मैक्रोफेजेस क्या कहलाते हैं? माइक्रोग्लायोसाइट्स। फिर है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान कोशिकाएं। ये दोनों जो हैं ये माइलिन आच्छद का निर्माण करती हैं। माइलिन आच्छद क्या होता है, माइलिन आच्छद क्या करेगा, वो आगे बताऊंगा। लेकिन माइलिन आच्छद का स्त्रावन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी करेंगे, श्वान कोशिकाएं भी करेंगे। फर्क यह है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और परिधीय तंत्रिका तंत्र में श्वान कोशिकाएं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करता है? सीएनएस, सीएनएस मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन आच्छद का स्त्रावन। और श्वान कोशिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस में माइलिन आच्छद का स्त्रावन। तो सीएनएस यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन आच्छद, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पीएनएस में। अब एक चीज याद रखना, आगे अपन पढ़ेंगे न्यूरॉन या एक्सॉन जो है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें माइलिन आच्छद होगा या नहीं होगा, माइलिन युक्त एक्सॉन होंगे या माइलिन रहित होंगे। कैसा भी न्यूरॉन या एक्सॉन हो, उसमें माइलिन हो या ना हो, श्वान कोशिकाएं सब में मिलेंगी। तो एनसीईआरटी में मेंशन रखा हुआ है, श्वान कोशिकाएं हर तरह के न्यूरॉन के भीतर मिलेंगी, भले ही वो माइलिन हो या माइलिन रहित हो। आखिरी होती है एपिंडाइमल कोशिकाएं। एपिंडाइमल कोशिकाएं उपकला का निर्माण, मस्तिष्क की जो आंतरिक उपकला है, मस्तिष्क की जो अंदर की या आंतरिक उपकला है, वो कौन बनाएगा? एपिंडाइमल कोशिकाएं। और हम आगे पढ़ेंगे सीएसएफ होता है द्रव्य, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, उसके परिवहन में भी कौन मदद करता है? एपिंडाइमल कोशिकाएं। तो एपिंडाइमल कोशिकाएं क्या बनाती हैं? उपकला का निर्माण एवं सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का संचारण। तो ये पांचों तरह के आपके पास क्या हो गए? न्यूरोग्लिया। यहां पर एक नोट, तो माइलिन युक्त या माइलिन रहित एक्सॉन जो हैं, दोनों में श्वान कोशिकाएं उपस्थित होंगी। पीएनएस का मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। बिल्कुल होगा, एपिंडाइमल कोशिकाओं में सीलिया प्रेजेंट होगा।
फिर माइलिन युक्त हो या माइलिन रहित हो, उन दोनों में क्या उपस्थित होंगी? श्वॉन कोशिकाएं। तो ये 5 मुख्य प्रकार के न्यूरोग्लिया याद रखने हैं, इनका अलग अलग कार्य है, वो याद होना चाहिए। अब हम किसकी बात करेंगे? न्यूरॉन की। और अब कुछ तो बनेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि वो न्यूरॉन हो, लेकिन कह नहीं सकते हैं। हाँ, कला के बारे में कह नहीं सकते। आई लव यू टू। लिख लिया ये तो। अब न्यूरॉन की संरचना। आएगा आएगा। ऐसे दिवाली आ रही है तो बल्ब तो जरूरी है बनने। अरे अपना दूसरा नाम नहीं बताना है। देखो अभी अब इसको सजाएंगे थोड़ा, देखो ऐसे नहीं है, ऐसा पूरा तो ये डंडिया थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना? एक सेकेंड। न्यूरॉन जैसा कुछ लग रहा है, तो जैसा तो बहुत है यार, ये तो बहुत इंप्रूवमेंट है। देखो आप, उस जैसा तो बना नहीं। देखो अभी देखो मैं सजाऊंगा इसको बहुत बहुत सुंदर। ये तो देखो, फर्क पड़ा ना? मैंने कहा थोड़ा सा। जादू की चड्डी लग रही है, छड़ी लग रही है, छड़ी बोल रहे हैं वो। चड्डी लग, और छड़ी बोल रहे हैं, चड्डी लग रही है। चड्डी में बल्ब कहां से आएंगे आप बताओ मेरे को? अरे लट्टू दिमाग में लगना चाहिए, चड्डी में नहीं लगना चाहिए भाई। आज आप बना लो फटाफट, ये इतना सुंदर चीज ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। ठीक,
लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये डेंड्राइट, केंद्रक, ये छोटे छोटे क्या हैं? निसल कण। ये साइनेप्टिक नॉब की हिंदी क्या होती है? गुटके। ये साइनेप्टिक नॉब को हिंदी में पुट्टी कहें? पक्का है? पुट्टी कहें। ठीक है भाई। अच्छा, एक मिनट, अब एक बार क्या क्या डायग्राम में ध्यान रखना है। अब जब अपन एक न्यूरॉन की संरचना की बात करते हैं तो न्यूरॉन में आपको मुख्य रूप से 3 संरचनाएं मिलेगी। एक बात सुन लो। एक तो ये कोशिका काय होती है, सेल बॉडी, और सेल बॉडी के साथ इनमें 2 वृद्धियां हैं। एक जो छोटी वृद्धि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट प्रोसेस डेंड्राइट, और एक बहुत लंबी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। और ये एक्सॉन इतना लंबा है कि मतलब मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है, मस्तिष्क में जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, उसका एक्सॉन हाथों और पैरों तक चला जाता है। सबसे लंबी कोशिकाएं शरीर में कौन सी हैं? एक्सॉन। मतलब एक्सॉन की कोशिका का है, सेल बॉडी और डेंड्राइट तो कहां है? मस्तिष्क में। लेकिन उसका एक्सॉन इतना लंबा है कि वो पूरा हाथों तक, पैरों तक या अलग अलग हिस्सों में चला जाता है। तो न्यूरॉन का कौन सा प्रोसेस होता है जो सबसे लंबा है? एक्सॉन। अभी हम बात करेंगे कि वो सर ये हाथों की क्या नसें हैं सर जो जा रही हैं, तो वो नसें क्या है? एक्सॉन है। वो इतना लंबा एक्सॉन है कि उसकी सेल बॉडी और डेंड्राइट तो कहां है? मस्तिष्क में, लेकिन उसका एक्सॉन हाथों तक और पैरों तक विस्तारित है। अब सुनना, सबसे पहले अपन बात करें कोशिका काय की, तो कोशिका काय में क्या मिलेगा? कोशिका द्रव्य मिलेगा। कोशिका द्रव्य के साथ केंद्रक मिलेगा, और ये कुट 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 क्या है सारे? निसल कण। ये निसल कण क्या है? आरईआर या राइबोसोम्स के रूपांतरण। ये जो निसल कण है ये एक विशेष कोशिकांग है जो राइबोसोम्स या आरईआर का रूपांतरण है। और जहां पर राइबोसोम्स आता है वहां पर काम प्रोटीन संश्लेषण का होगा। तो आरईआर और राइबोसोम से कौन बने हुए हैं? निसल कण। और ये काम किसमें करेंगे? प्रोटीन संश्लेषण। ये निसल कण आपको सेल बॉडी में तो मिलेंगे, कोशिका काय में, उसके साथ साथ डेंड्राइट्स में भी मिलेंगे। लेकिन निसल कण किस में नहीं पाए जाएंगे? एक्सॉन में नहीं पाए जाएंगे। फिर एक्सॉन के सिरे जो होते हैं उसको हम एक्सॉन के एंड्स, टर्मिनल्स कहते हैं। एक्सॉन के सिरे को हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। और उसमें फिर आगे वो बल्ब जैसे साइनेप्टिक नॉब, पुट्टिकाएं के रूप में विभाजित होते हैं। इनके अंदर क्या मिलेगा? वेसिकल्स, थैले मिलेंगे, और उन थैले के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर संचित रहते हैं।
फिर एक्सॉन में माइलिन आच्छद हो सकता है या नहीं? माइलिन आच्छद अगर है तो वो सतत है या असतत? असतत। कभी भी माइलिन आच्छद सतत नहीं होगा, असतत होगा। मतलब ऐसे क्षेत्र होंगे एक्सॉन पर जहां पर माइलिन शीथ नहीं होगा, और जहां पर माइलिन शीथ नहीं पाई जाती उसको हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर या रैनवियर के नोड्स। बना लो। बेहतरीन। अब नहीं बनाएंगे? नहीं बनाओगे? शनि जी का आगमन और शनि जी का प्रस्थान। खोलो भाई। ठीक है, बना लिया? ऐसे तो किसी तनाव में तो नहीं हो कि इतना बेहतरीन डायग्राम देख रहा हो तो बना नहीं पा रहे हो सही तरीके से? हाँ, सेल बॉडी को अब सोमा भी कहेंगे, साइटोन भी कहेंगे, पेरिकैरियन भी कहेंगे, अभी करेंगे। इसको वापस ले आएंगे, आ जाओ। चलो, अब देखो, न्यूरॉन की जब मैं संरचना की बात कर रहा हूं तो न्यूरॉन में हमने कहा कोशिका काय सेल बॉडी होगी, और क्या होंगे? प्रोसेसेस, जिनको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन और डेंड्राइट्स। सबसे पहले अपन किसकी बात करें? कोशिका काय। अब कोशिका काय को हम कहते हैं साइटोन, सेल बॉडी, सोमा, शोना, नहीं हो, पेरिकैरियन। तो सेल बॉडी हमारे पास साइटोन, सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन कहलाती है कोशिका काय। इसमें कोशिका द्रव्य होगा, एकल केंद्रक होगा। इसमें कौन सा कोशिकांग नहीं होगा? तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स नहीं है, इसीलिए विभाजन नहीं होता। और इनमें विशेष क्या होंगे? निसल कण। तो कोशिका काय में आपको क्या क्या याद रखना है? कोशिका द्रव्य प्रेजेंट, एकल केंद्रक, तारक केंद्र सेंट्रियोल्स एब्सेंट, और विशिष्ट निसल कण। निसल कण किसके रूपांतरण होते हैं? राइबोसोम्स या आरईआर के रूपांतरण। और इनका कार्य क्या हो गया? प्रोटीन संश्लेषण। तो विशेष निसल कण है, निसल कण राइबोसोम्स या आरईआर के रूपांतरण, और इनका कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में होगा।
ठीक है। और न्यूरॉन्स में विभाजन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि तारक केंद्र नहीं है। तारक केंद्र का काम ही क्या होता है? तर्कु तंतु बनाता है जिससे विभाजन होता है। तो ये तो अपन ने कोशिका काय सेल बॉडी की बात कर ली। अब प्रोसेसेस की बात करेंगे, एक्सॉन और डेंड्राइट। अब कैसे अंतर? एक्सॉन और डेंड्राइट को देखो चित्र से। यहां पर सामान्यतः डेंड्राइट एक या एक से ज्यादा होंगे। डेंड्राइट हमेशा एक या एक से ज्यादा होते हैं, और एक्सॉन हमेशा एक न्यूरॉन में हमेशा एक ही एक्सॉन होगा। डेंड्राइट्स एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर डेंड्राइट्स छोटे होंगे, एक्सॉन लंबा होगा। इतना लंबा होगा कि मस्तिष्क से निकलकर हाथों और पैरों तक जा सकता है। तो लंबा कौन सा है? एक्सॉन। तीसरा, निसल कण डेंड्राइट्स में तो मिलेंगे, लेकिन निसल कण किस में नहीं होंगे? एक्सॉन में नहीं होंगे। और आखिरी में जब हम तंत्रिका आवेग का प्रसारण देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो तंत्रिका आवेग है, ये डेंड्राइट्स तो तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी की तरफ भेजेंगे। भाई सेल डेंड्राइट पर जो तंत्रिका आवेग आएगा वो डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी तक आएगा, सेल बॉडी की तरफ आएगा। लेकिन एक्सॉन जो है वो तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी से दूर ले जाएंगे। तो सेल बॉडी की तरफ तंत्रिका आवेग कौन लेकर आएगा? डेंड्राइट। और सेल बॉडी से दूर कौन ले जाएगा तंत्रिका आवेग? एक्सॉन। तो अब अपने पास ये लिख लिया। तो यहां पर अब हमारे पास आ गए प्रोसेस। डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ये छोटे हैं, एक अथवा अधिक सदैव एक निसल कण डेंड्राइट्स में प्रेजेंट, एक्सॉन में एब्सेंट। तंत्रिका आवेग का प्रसारण सेल बॉडी की ओर तंत्रिका आवेग का प्रसारण सेल बॉडी से दूर। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खुरदुरा अंदर पद्रव्य जालिका। डेंड्राइट्स की हिंदी क्या होती है भाई? द्रुमाश, द्रुमाश, द्रुमाश। आपने ये तो लिखा क्षत्रिय वाला। अच्छा, द्रुमाश्म। ओ यार मजे ले रहे हो यार। म की जगह या द्रुमाशय,
मामा 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 कर रहे आप, आ जाओ, आराम मजा ले रहे हैं। एक्सॉन की भी होती है क्या? हाँ, पर तेरी यार, बाप रे बाप, तंत्रिका। ऐसे मत करो, सुसु निकल जाएगी, मैं बता रहा हूं। आप सुन लो, चलो हो गया। इधर इधर एक्सॉन और डेंड्राइट्स। अब एक मिनट, अब एक्सॉन जो है, अब हमारे पास जो एक्सॉन है वो क्या है? दो तरह का। मतलब कुछ एक्सॉन तो ऐसे होंगे जिसमें आपके पास माइलिन आच्छाद होगा, उनको हम कहेंगे माइलिन युक्त एक्सॉन। और कुछ एक्सॉन ऐसे होंगे जिन पर माइलिन नहीं होगा, मतलब माइलिन रहित होंगे। तो इसका मतलब यहां पर, एक मिनट, मैंने यहां पर ले लिए एक्सॉन की। अब मैं बात कर रहा हूं तो एक्सॉन दो तरह के होगा। एक माइलिनेटेड यानी माइलिन युक्त, और एक नॉन माइलिनेटेड यानी माइलिन रहित। अब पहली चीज तो ये माइलिन बार बार हम कर रहे हैं, ये माइलिन आच्छद है क्या? सुनना आप ध्यान से। ये जो माइलिन आच्छद है, पहली चीज, ये एक वसा है। माइलिन आच्छद रासायनिक रूप से क्या है? एक वसा। और किस प्रकार का वसा है? स्फिंगोमाइलिन। तो ये माइलिन आच्छद रासायनिक रूप से एक वसा की चद्दर है। और किस प्रकार का वसा है? स्फिंगोमाइलिन से बना वसा है। वसा हमेशा क्या होता है? अध्रुवीय। मतलब ये जो माइलिन आच्छद है, क्योंकि ये वसा से बना हुआ है, ये अध्रुवीय है। अब सुनो, ये अपन यहां पर तंत्रिक आवेग की बात करते हैं। हृदय में हमने कार्डियक आवेग की बात की थी। आवेग का मतलब है करंट, और करंट की कई परिभाषाएं होती है। मतलब फिजिक्स में हम करंट का मतलब चार्ज, आवेश का प्रवाह, फिजिक्स में करंट कहलाता है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह करंट कहलाता है। और बायोलॉजी में करंट को जो हम आवेग कहते हैं, आयंस का प्रवाह होता है। और आयंस कौन से? सोडियम और पोटेशियम। क्योंकि हमारे शरीर में भर भर के सोडियम पोटेशियम है। शरीर में, रुधिर में, काय द्रव्य में भर भर के सोडियम है, और कोशिका के भीतर भर भर के पोटेशियम है। और ये सोडियम और पोटेशियम का जब प्रवाह होता है तो करंट या आवेग बनता है। अब ये सोडियम और पोटेशियम जो आवेग बना रहे हैं, ये सोडियम पोटेशियम ध्रुवीय है या अध्रुवीय? ध्रुवीय। भाई सोडियम Na+, K+, जितने भी आवेशित होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं। और माइलिन आच्छद अध्रुवीय। तो माइलिन आच्छद तो वसा से बनी हुई है, अध्रुवीय। आयंस का प्रवाह, आवेग जो है सोडियम पोटेशियम, वो ध्रुवीय। इसका मतलब जहां जहां पर माइलिन आच्छद होगा, वहां वहां पर आवेग सोडियम पोटेशियम का प्रसारण नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, ये माइलिन युक्त एक्सॉन हैं। यहां पर जहां जहां पर माइलिन होगा, वहां पर तो आवेग का प्रसारण नहीं होगा। तो सोडियम पोटेशियम क्या करेगा? एक नोड ऑफ रैनवियर से कूदकर दूसरे नोड ऑफ रैनवियर से कूदकर तीसरे, कूद कर जाएगा। और कूद कर जाओगे तब पहले पहुंचोगे या बाद में? पहले। अच्छा, एक आदमी ऐसे धीरे 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 बेबी स्टेप्स लेके चल रहा है, एक आदमी कूद के जा रहा है, तो पहले कूदने वाला ही पहुंचेगा भाई। तो ये सैल्टेटरी संचारण है। सोडियम और पोटेशियम का जो आवेग है वो माइलिन आच्छद से पार नहीं कर सकता, तो वो उस जगह पर कूद के जाता है जहां पर माइलिन आच्छद नहीं है। ऐसे संचारण को कहते हैं सैल्टेटरी संचारण। और यह सामान्य संचारण से क्या होगा? तेज या तीव्र होगा। तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? इधर एक मिनट, तेरी ये कहा हो गया।
माइलिन, ये सबसे पहले तो देखो, माइलिनेटेड एक्सॉन्स का मतलब है इसमें क्या उपस्थित है? माइलिन आच्छद। माइलिन आच्छद सतत होगा या असतत? सबसे पहले तो माइलिन आच्छद हमेशा याद रखना असतत। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है पहला कि यदि एक न्यूरॉन में माइलिन आच्छद सतत हो जाए, यदि एक न्यूरॉन में माइलिन आच्छद सतत हो जाए तो तंत्रिक आवेग होगी ही नहीं प्रसारित। जब पूरी ही पूरी आपने वसा की परत जमा कर दी तो फिर आवेग का प्रसारण नहीं होगा। तो माइलिन आच्छद तो कैसा हो गया? असतत है। पहली चीज, बना किससे है? स्फिंगोमाइलिन से बना होता है। स्फिंगोमाइलिन से निर्मित। अब ये आवेग के प्रसारण में इंसुलेटर के रूप में काम करेगा। इंसुलेटर की हिंदी क्या? ऊचालक। कुचालक। अरे हाँ यार, चालक तो चलने वाला, कु मतलब घोचे करने वाला। ओके, धन्यवाद। ये कुचालक। आय हाय, देखो यार, आप ऐसे मतलब नहीं होते तो क्या होता हमारा। माइलिन आच्छद असतत है। हां, माइलिन आच्छद कुचालक के रूप में का। अरे वो तो सही है, मैं सोच रहा हूं कि ये कुचल तो रोंदना होता है। अच्छा, च हो गया, ये चा आ गया इधर। हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो माइलिन आच्छद कुचालक के रूप में कार्य करता है, अतः आवेग का प्रसारण एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ अतः आवेग का प्रसारण एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर की ओर होता है। इसे सैल्टेटरी संचारण कहते हैं। तीव्र, फास्ट। और नॉन माइलिनेटेड में माइलिन आच्छद एब्सेंट, सतत संचारण या कंटिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है भाई, तो माइलिन आच्छद क्या है, किससे बना हुआ है, किस प्रकार व्यवस्थित है और उससे किस प्रकार का संचारण हो रहा है। हाँ, सैल्टेटरी संचारण की हिंदी क्या होती है? सैल्टेटरी की हिंदी, हाँ, नहीं, सॉल्ट। देखो, अब जो किनका भी अच्छा है सर, सॉल्ट का मतलब लवण या संचारण। नहीं पता सैल्टेटरी की हिंदी, है ना? किसी को नहीं पता।
चलो ये तो लिख लिया। अब देखो, अब अपन न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो न्यूरॉन्स हमारे पास तीन प्रमुख प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार हम कर लेंगे लेकिन तीन तो याद रखने हैं आपको। एक यूनिपोलर न्यूरॉन, एक बायपोलर और एक मल्टीपोलर। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यूरॉन्स के प्रकार अगर देखें, उबड़ खाबड़, हाँ? इसीलिए इसकी सैल्टेटरी याद रखना। इनकी भी हिंदी होती है क्या यार, यूनिपोलर बायपोलर की भी? अच्छा, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, ये तो समझ, ये तो मतलब बढ़िया है। बाप रे, वो तंत्रिकाक्षर, दुशासन, पता नहीं, बाप। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स का मतलब ये भ्रूणीय अवस्था में मिलेगा। भ्रूणीय अवस्था में मिलेगा, इसमें केवल एक ही एक्सॉन होगा। तो भ्रूणीय अवस्था में जो न्यूरॉन विकसित हो रहा है जिसमें केवल एक एक्सॉन है, यूनिपोलर। आंखों के रेटिना में बायपोलर, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। अधिकांश न्यूरॉन्स जो प्रमस्तिष्क में मिलते हैं, मल्टीपोलर। स्यूडो यूनिपोलर हम आगे मेरुरज्जु में बात करेंगे। तो यूनिपोलर में आपके पास एक एक्सॉन, उदाहरण भ्रूणीय अवस्था में। बायपोलर में एक एक्सॉन प्लस एक डेंड्राइट। नेत्रों के रेटिना में एक एक्सॉन ठीक है। स्यूडो यूनिपोलर हम आगे देखेंगे, मतलब इसमें एक एक्सॉन और एक अतिवृद्धि होती है। यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। ठीक है, कहां कहां होंगे, उदाहरण भी अपन ने देख लिए। अब देखो दो तीन चीजें, कुछ कुछ टर्म्स अब आपको पता होना चाहिए। जैसे अपन न्यूरॉन की बात करते हैं तो काफी बार दो तीन शब्द आते हैं कि ये नर्व्स, हम बात करते हैं नसें या नर्व्स क्या होती हैं, ये गैंग्लियन क्या होते हैं। तो देखो अब ध्यान से सुनना, ये मैंने यहां पर क्या बना दिया, एक एक्सॉन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मैंने एक एक्सॉन बनाया। अब हमारा कोई भी न्यूरॉन में जो भी एक्सॉन होता है, उस एक्सॉन पर एक परत लगी होती है, एक चद्दर बिछी होती है। तो हर एक्सॉन के बाहर
या हर एक्सॉन को एक घेरने वाली संयोजी उत्तक की एक चद्दर होती है, और वो संयोजी उत्तक की जो चद्दर है जो एक्सॉन को क्या करके रखती है, घेर के रखती है, उसे हम कहते हैं एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम आपके पास क्या हो गई, संयोजी उत्तक की परत जो एक्सॉन को आवृत रखती है। अब हर जगह अपन बात कर, भगोना लेकर आए हो आज है? ये तो ऐसे गिरता है तो भगोना ही गिरता है किचन में। अच्छा वो बॉटल है महंगी, ओके द बॉटल it's a steel bottle, you see, it's a steel bottle my friend, so please okay take care now। चलो इधर ध्यान दो एक मिनट। ये एक्सॉन पर हमेशा एक संयोजी उत्तक की चद्दर पड़ी होगी, और एक संयोजी उत्तक एक्सॉन को हमेशा आवृत रखता है, और ऐसे इसको अब मैं आच्छादित एक्सॉन कह सकता हूं। एक्सक्यूज मी। अरे आच्छादित मतलब ये माइलिन आच्छद नहीं है, ये किसका आच्छद है, संयोजी उत्तक का। तो संयोजी उत्तक वाला एक्सॉन क्या कहलाएगा, आच्छादित। हमारे शरीर में जहां कहीं भी एक्सॉन होगा उस एक्सॉन के ऊपर एक संयोजी उत्तक की परत लगी होगी, और उसे हम क्या कहते हैं, आच्छादित एक्सॉन। और इसी को हम हर बार किसकी बात करते हैं, तंत्रिका रेशे। ये जहां जहां किताबों में लिखा होता है ना, नर्व फाइबर्स हैं, तंत्रिका रेशे हैं, तंत्रिका रेशे हैं, तो तंत्रिका रेशे का मतलब क्या है, एक्सॉन ही है, लेकिन एक्सॉन ढका हुआ है, नंगा नहीं है। और किससे ढका हुआ है, संयोजी उत्तक की परत, जिसे क्या कहते हैं, एंडोन्यूरियम। तो एक्सॉन एंडोन्यूरियम से ढका हुआ है। इस आच्छादित एक्सॉन को अपन ने क्या कह दिया, तंत्रिका रेशे। अब यह तंत्रिका रेशे का गुच्छा सीएनएस में भी हो सकता है, मस्तिष्क में हो सकता है, मेरुरज्जु में हो सकता है, उसे हम कहते हैं ट्रैक्ट। और यह तंत्रिका रेशों का समूह जो आपके हाथों में, पैरों में परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, उसे ही नस या नर्व कहते हैं। याद रखना, यह तंत्रिका रेशा है। अब मैंने कहा तंत्रिका रेशों का समूह कहां पर, सीएनएस में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या कहलाएगा, ट्रैक्ट। और यही तंत्रिका रेशों का समूह किस में, पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र में, इसे ही क्या कहते हैं, नर्व्स। तो ये बार बार नसें, नर्व्स की बात होती है ना, तो नर्व्स का मतलब है तो एक्सॉन, लेकिन एक्सॉन आच्छादित है, एंडोन्यूरियम की परत है, और उसका समूह जो पीएनएस में है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, हाथों पैरों में, उसे नर्व्स कहते हैं। और एक और चीज, ये गैंग्लियन भी बहुत बार आएगा। सेल बॉडी होती है कोशिका का है, कोशिका, न्यूरॉन की अगर सेल बॉडी सीएनएस में है तो उसको सेल बॉडी कह दो, लेकिन अगर न्यूरॉन की सेल बॉडी पीएनएस में है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में, तो उसे क्या कहते हैं, गैंग्लियन। तो एक और नोट यहां पर याद रख लेना, सेल बॉडी पीएनएस में, परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या कहलाती है, गैंग्लियन कहलाती है। तो सेल बॉडी परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या कहेंगे, गैंग्लियन।
नहीं नहीं, एक्सोलेमा अलग, एक्सोलेमा एक्सॉन की प्लाज्मा झिल्ली है, अभी बता रहा हूं। हाँ, लिख लिया। गैंग्लियन का मतलब न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, न्यूरॉन का सेल बॉडी अगर परिधीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होगा तो उसको गैंग्लियन कहेंगे। सीएनएस में फिर उसको सेल बॉडी कहो। सीएनएस में अगर न्यूरॉन की सेल बॉडी है तो वो सेल बॉडी ही कहलाएगी। ठीक है, बना दिया। अब सुनना, अब एक चीज, अभी मैं वापस यहां पर एक्सॉन बना रहा हूं। ये मैंने क्या बनाया, एक एक्सॉन। अब एक्सॉन की जो प्लाज्मा झिल्ली है, एक्सॉन की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। और इसके बाहर मैंने आपसे कहा, इस एक्सोलेमा के बाहर ये जो संयोजी उत्तक होगा वो एंडोन्यूरियम है। ठीक है ना, ये एंडोन्यूरियम है, मतलब एंडोन्यूरियम की परत एक्सोलेमा के बाहर होगी। चलो, अब एक्सॉन की प्लाज्मा झिल्ली जो है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। तो एक्सॉन मैंने बनाया, एक्सॉन की प्लाज्मा झिल्ली को क्या नाम दे दिया, एक्सोलेमा। अब इस एक्सोलेमा पर अब अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब सुनना क्या है, देखो, कोई भी झिल्ली हो, एक्सॉन की प्लाज्मा झिल्ली हो, किसी भी कोशिका की कोई भी झिल्ली हो, कोई भी कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, वसा और प्रोटीन। दुनिया में आप कोई भी कोशिका ले लो, हर कोशिका की झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली, वो वसा और प्रोटीन से ही बनी होगी। वसा की द्विपरत होती है और प्रोटीन्स, बाह्य प्रोटीन्स और आंतरिक प्रोटीन्स होते हैं। तो अलग अलग कोशिकाओं में इन प्रोटीन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इनको गेट्स कहते हैं, कहीं पर इनको पंप्स कहते हैं, कहीं पर इनको चैनल्स कहते हैं, कहीं पर इनको रिसेप्टर या ग्राही कहते हैं। तो जहां कहीं भी ग्राही की बात हो रही है या पंप की बात हो रही है, चैनल्स की बात हो रही है, गेट्स की बात हो रही है, इसका मतलब वो प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित प्रोटीन्स हैं। सोडियम पोटेशियम पंप है क्या, एक प्रोटीन है जो एक्सॉन की झिल्ली पर है। सोडियम गेट्स, पोटेशियम गेट्स, ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित प्रोटीन्स हैं जो सोडियम को जाने दे रहे हैं, पोटेशियम को जाने दे रहे हैं। तो ये गेट्स, चैनल्स, प्रोटीन्स, पंप्स, ग्राही, ये सब क्या हैं, झिल्ली पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स। अब ये क्यों है, अब मैं यहां पर सबसे पहले एक चीज, यहां तो ठीक है ये एक्सॉन की अब यहां पर हम लोग एक नई चीज देखेंगे, चैनल्स के प्रकार। चैनल का मतलब आपको समझ आ गई ना, प्रोटीन्स। आप बोलो सर वो नेटफ्लिक्स नहीं, तो चैनल्स या प्रोटीन के प्रकार में यहां पर अब हम 3 कैटेगरीज देखेंगे।
लीकेज चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, लाइगेंड गेटेड चैनल्स। एक सेकेंड सुन लेना, ये क्या है समझना जरूरी है ध्यान से। लीकेज का मतलब पता है ना, कहीं पर लीक है मतलब वहां पे टप 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 चीजें निकलती रहेंगी। एक्सॉन की प्लाज्मा झिल्ली क्या है? एक्सोलेमा। इस एक्सोलेमा पर ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रोटीन के चैनल होते हैं के प्लस। क्या होते हैं? के प्लस लीकेज चैनल्स। इसका मतलब जो एक्सोलेमा की प्लाज्मा झिल्ली है उस पर कई सारे क्या उपस्थित हैं? के प्लस लीकेज चैनल्स। मतलब ये छोटे छोटे प्रोटीन से जो खुले रहते हैं। अब ये छोटे छोटे प्रोटीन्स अगर खुले रहेंगे तो पोटेशियम बाहर निकलता रहेगा। इसका मतलब लीकेज चैनल्स पे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बार। एक्सोलेमा पर अधिक के प्लस लीकेज चैनल्स हैं, परंतु सोडियम लीकेज चैनल्स नहीं है। नहीं होते या बहुत कम होंगे। इससे क्या होगा? देखो एनसीईआरटी में एक लाइन है, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि जो न्यूरॉन एक्सॉन का जो एक्सोलेमा है वो पोटेशियम के लिए तो पारगम्य होती है लेकिन सोडियम के लिए अपारगम्य होती है। क्यों? लीकेज चैनल्स। एक्सोलेमा पर के प्लस लीकेज चैनल्स है तो के प्लस तो अंदर से बाहर अपने आप जा सकता है, तो झिल्ली के प्लस के लिए तो पारगम्य है, लेकिन सोडियम लीकेज चैनल्स है नहीं तो सोडियम अपने आप अंदर नहीं आ सकता। इसलिए एक्सोलेमा किसके लिए पारगम्य है? पोटेशियम। और किसके लिए नहीं है? सोडियम। इसका कारण क्या है? लीकेज चैनल्स। तो एक्सोलेमा पर अधिक के प्लस लीकेज चैनल्स हैं परंतु Na प्लस लीकेज चैनल्स नहीं होते। अतः एक्सोलेमा के प्लस के लिए पारगम्य है परंतु सोडियम के लिए अपारगम्य होती है। तो एक्सोलेमा पोटेशियम के प्लस के लिए तो क्या है? पारगम्य, और सोडियम के लिए अपारगम्य। इसका कारण क्या है? लीकेज चैनल्स। अब एक सेकेंड और देख लो। दूसरे है जो है दूसरे प्रकार के आते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये अभी नहीं समझ आएगा, आगे आगे जब अपन कल तंत्रिका आवेग देखेंगे तो तंत्रिका आवेग में अपन पढ़ते हैं वी ध्रुवीकरण होता है। वी ध्रुवीकरण में सोडियम अंदर आता है, पुनः ध्रुवीकरण होता है जिसमें पोटेशियम बाहर जाता है। तो वी ध्रुवीकरण और पुनः ध्रुवीकरण में सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर कैसे जाएंगे? उनके लिए फाटक होंगी, गेट्स। और उनके लिए जो फाटक होती हैं गेट्स, वो किसका उदाहरण है? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो वी ध्रुवीकरण जब होगा उसमें कौन से गेट्स? सोडियम। पुनः ध्रुवीकरण होगा उसमें पोटेशियम। कैसे काम करेंगे वो कल देखेंगे, लेकिन अभी उदाहरण पता होने चाहिए। सोडियम गेट्स और पोटेशियम गेट्स किसके उदाहरण हैं? वोल्टेज। सोडियम गेट्स कब काम करेगा? वी ध्रुवीकरण में। पोटेशियम गेट्स कब काम करेंगे? पुनः ध्रुवीकरण में।
हाँ शांतनु जी, कितनी बार भी देख सकते हो। और तीसरा देखो, तीसरा कौन से चैनल्स हैं? लाइगेंड गेटेड चैनल्स हैं। लाइगेंड गेटेड का मतलब क्या हो गया? देखो अपन आगे पढ़ेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से निकलता है, एक न्यूरॉन से निकलकर दूसरे न्यूरॉन पर जाएगा, दूसरे न्यूरॉन पर जाएगा, तब वो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए ग्राही होने चाहिए। और न्यूरोट्रांसमीटर के जो ग्राही होंगे, प्रोटीन ग्राही, उन्हीं को क्या कहेंगे? लाइगेंड गेटेड चैनल्स। एक्सोलेमा पर ही आच्छद, माइलिन आच्छद किस पर होगा? एक्सोलेमा पर ही होगा। ठीक है भाई। सोडियम प्लस गेट, अरे सोडियम गेट्स वोल्टेज गेटेड है भाई, पोटेशियम गेट्स। फिर कल अपन देखेंगे ये तंत्रिका आवेग कैसे बनती है, तंत्रिका आवेग का निर्माण कैसे होगा, तंत्रिका आवेग का प्रसारण कैसा होगा। पेज नंबर 2 और 6, पेज नंबर कौन सा था? सेकंड, पहले ये लो सेकंड। न्यूरोट्रांसमीटर कल बताऊंगा भाई क्या होते हैं। ठीक है उमेश जी। अरे क्यों गिरा रहे हो यार? ठीक है, पेज नंबर 2 तो चला दिया। फिर अब कौन सा? स्लाइड नंबर 6। ये रही स्लाइड नंबर 6। फोन बज गया। हाँ दीपक जी, उत्सर्जन चैप्टर पूरा हुआ तभी तो नया चालू किया, बीच में कैसे छोड़ के नया चैप्टर चालू करेंगे? हर्ष जी, मोहित जी याद कर रहे हैं आपको? कितने हर्ष हैं यहां पे? कौन हर्ष? हर्ष कितने? नहीं है। ठीक है, फर्स्ट, एक मिनट, स्लाइड नंबर 1 ये रही। कल मैथ्स की नहीं थी, वही गलती हो। चलो ठीक है, फिर कल करेंगे बाकी। इस बार